हिंदी के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंध काव्य के एक और भेद खंड काव्य पर। इसके पहले हम लोग प्रबंध काव्य के पहले भेद महाकाव्य पर चर्चा कर चुके हैं। आप अगर नामों पर गौर करें तो प्रबंध काव्य का मतलब है बंधन में बंधा हुआ, व्यवस्था से घिरा हुआ। अब कैसा बंधन? अध्याय का, सर्ग का, उच्छ्वास का, कोई सा भी नाम आप दे दीजिए, यानी उसकी कथा पूर्वापर संबंध सहित होगी और इस आधार पे हम उसको शुरू से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, पीछे से पढ़ना नहीं शुरू करेंगे। और इस प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य के भी नाम से जाहिर है, महाकाव्य यानी बड़ा काव्य, महान काव्य, जीवन के संपूर्ण रूप का चित्रण करने वाला काव्य। और दूसरा खंड काव्य यानी छोटा काव्य, टुकड़ा काव्य, जिसमें जीवन के किसी एक दृश्य को विस्तार से चित्रित कर दिया गया हो। तो आज हम बात करेंगे खंड काव्य की। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपने हिंदी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे उपयोगी वीडियोस को आप देख सकें। भारतीय एवं पाश्चात्य आचार्यों ने स्वरूप विधान की दृष्टि से काव्य के दो भेद स्वीकार किए हैं। रिपीटेशन कर रही हूँ, अभी अभी हमने बात की है। पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य के स्वरूप और लक्षण पर तो हम बात कर ही चुके हैं। आज हम बात करेंगे खंड काव्य के लक्षणों और स्वरूप पर। अगर हम गौर से देखें तो खंड काव्य के बारे में बहुत अधिक विवेचना संस्कृत काव्य शास्त्र में नहीं मिलती है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में खंड काव्य को इस प्रकार परिभाषित किया है: खंड काव्य भवेत काव्यस्य एक देशानुसारी च, अर्थात काव्य का एक देशीय रूप खंड काव्य कहलाता है या काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य होता है। हिंदी में भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने वांग्मय विमर्श में खंड काव्य की परिभाषा इस प्रकार की है: महाकाव्य के ढंग पर जिस काव्य की रचना होती है, पर जिसमें संपूर्ण जीवन न ग्रहण करके खंड जीवन ही ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। यह खंड जीवन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जिससे वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः पूर्ण प्रतीत होता है। इस परिभाषा के आधार पर खंड काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। खंड काव्य में महाकाव्य के लक्षणों को संक्षिप्त रूप में स्वीकार किया जाता है। खंड काव्य रूप और आकार में महाकाव्य से छोटा होता है। खंड काव्य वर्णन, प्रवाह, प्रभावान्विति इत्यादि गुणों से युक्त होता है। ये बड़ी सामान्य विशेषताएं हैं, संकेत के रूप में हम बार बार इसको ऊपर देख चुके हैं। अब है बात महाकाव्य और खंड काव्य में तुलना और अंतर की। महाकाव्य जीवन का समग्र तथा संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि खंड काव्य जीवन के किसी रोचक, मार्मिक, रमणीय तथा भावोद्बोधक पक्ष का ही उद्घाटन करता है। खंड काव्य महाकाव्य का संकुचित रूप ही है, अर्थात खंड काव्य में महाकाव्य के लक्षण आंशिक रूप से विद्यमान रहते हैं, क्योंकि खंड काव्य महाकाव्य का ही एक देशीय रूप होता है। यो तो खंड काव्य का नायक भी उच्च कुलोत्पन्न, चतुर तथा उदात्त होना चाहिए तथा उसमें जीवन के किसी उच्चादर्श की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगी कि महाकाव्य और खंड काव्य के संबंध में ये प्राचीन प्रतिमान अब ध्वस्त हो चुके हैं। एक आम आदमी भी महाकाव्य और खंड काव्य का नायक हो सकता है। यहाँ तक कि हम गद्य में भी महाकाव्य की बात करते हैं तो गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास हम कहते हैं और होरी को उसका नायक हम देख चुके हैं। तीसरा अंतर और तुलना करेंगे। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर तथा शांति में से कोई एक रस प्रधान रस होना चाहिए तथा शेष सभी रस उसके सहायक रस होने चाहिए, किंतु खंड काव्य के लिए शर्त आवश्यक नहीं है। खंड काव्य का कार्य तो किसी उदात्त भाव का चरमोत्कर्ष दिखाकर भी चल सकता है, जैसे सुदामा चरित खंड काव्य में मैत्री भाव अपनी उदात्तता पर है। महाकाव्य का सर्गबद्ध होना तथा उसमें कम से कम 8 सर्गों का होना आवश्यक है, किंतु खंड काव्य के लिए आवश्यक नहीं है। उसका सर्गबद्ध होना भी आवश्यक नहीं है। पंचवटी सफल खंड काव्य, किंतु वह सर्गबद्ध नहीं है। महाकाव्य में सर्गों के अनुसार ही छंद परिवर्तन होता है, किंतु खंड काव्य की छंद योजना भावानुकूल हो सकती है या पूरा काव्य एक ही छंद में लिखा हो सकता है। महाकाव्य में लंबे लंबे वर्णन होते हैं, जबकि खंड काव्य में लंबे वर्णनों के लिए गुंजाइश नहीं होती। वहाँ तो केवल मार्मिक प्रसंग ही चित्रित किए जाते हैं। आप देख रहे हैं मोटा मोटी जो भी हम बात कर रहे हैं ये आकार के
अगर हम अंतर को याद रखें तो बहुत सारी चीजें हैं अंडरस्टूड है। 7वां है खंड काव्य में महाकाव्य संबंधी अनेक नियमों जैसे प्रारंभ में मंगलाचरण, सज्जनों की प्रशंसा, दुर्जनों की निंदा इत्यादि का पालन आवश्यक नहीं है। अब बात आती है इन अंतरों के बाद में खंड काव्य के प्रमुख तत्वों की, और ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रश्न में। पहला है प्रभावान्विति। खंड काव्य की एक ही प्रभावान्विति होती है, इसीलिए उसमें कथानक को समुचित संगठित रखना पड़ता है। दूसरा है अबाध वर्णन प्रवाह। आकार में छोटा होने के कारण खंड काव्य अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ता है, इसलिए उसमें निर्बाध वर्णन प्रवाह आवश्यक है। अवान्तर कथाओं और घटनाओं का परित्याग। खंड काव्य में कवि की दृष्टि केवल मुख्य कथा के तीव्र विकास पर ही होती है। उदात्त चरित्रों का चित्रण। खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है, किंतु जो भी चरित्र उसमें उभरते हैं वे पूर्णता के साथ उदात्त प्रभाव छोड़ने वाले होते हैं। 5वां और आखिरी है महत्व लक्ष्य की प्राप्ति। खंड काव्य ठीक है, छोटा काव्य है, एक हिस्से का काव्य है, लेकिन इसमें भी महत्व लक्ष्य होता है। खंड काव्य का लक्ष्य किसी सामाजिक उच्चादर्श की स्थापना करना होता है, जिसके प्रभाव में कोई भी काव्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। सुदामा चरित जो कि नरोत्तम दास ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त के जयद्रथ वध, बक संहार, शैलेंद्री, पंचवटी इत्यादि। रसाल का भोजराज, राम नरेश त्रिपाठी का पथिक और मिलन, श्याराम शरण गुप्त का मौर्य विजय, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक, गंगावतरण इत्यादि हिंदी के श्रेष्ठ महाकाव्य माने जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ही प्रबंध काव्य के दो महत्वपूर्ण भेद हैं। महाकाव्य में जीवन की समग्रता और विविधता को अभिव्यक्ति प्राप्त होती है, तो खंड काव्य में जीवन के एक अंश को चित्रित किया जाता है। इस आधार पर महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ही जीवन से जुड़े होते हैं, किंतु दोनों में सर्वांगीणता और एक पक्षीयता का अंतर बराबर बना रहता है। इस प्रकार से आज हमने महाकाव्य के साथ साथ खंड काव्य को भी पढ़ा। महाकाव्य का रिवीजन हो गया, खंड काव्य के लक्षण जाने, परिभाषा जानी और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर बात की। आप इस टॉपिक को दोबारा तिबारा सुनेंगे तो बीए फाइनल और प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण बिंदु आपका आज स्पष्ट हो जाएगा। आप लोगों को किसी और दिन किसी और टॉपिक पर फिर से मैं रूबरू होंगी। धन्यवाद।